हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट। आज आपके लिए लेके आए हैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट की डेट आ चुकी है, तो इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। यूपी टेट के साथ साथ सी टेट की भी तैयारी करवा रही हूँ, ज़रूर देखिएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों के पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, केले और अनानास मुख्यतः कहाँ उगाए जाते हैं? तो केले और अनानास मुख्यतः कहाँ उगाए जाते हैं तो बताइएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। केला और अनानास मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल हैं। इसके लिए पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है और भारत में इसकी पैदावार मुख्यतः दक्षिण एवं पूर्वी भारत में होती है। तो याद रखिएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो कौन सी ऐसी भाषा है जिसको भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाता है? वह है भारतीय आर्य भाषा। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय आर्य समूह की भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। तो याद रखिएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जुड़वा नगर हैं? तो बताइएगा कौन से जुड़वा नगर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद नगर को भारत का जुड़वा नगर की संज्ञा दी जाती है। ये दोनों नगर तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। हैदराबाद आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है। तो याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? तो सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है तो बताइएगा। वह हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। केसर का उत्पादन भारत में मात्र जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। केसर के उत्पादन के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये भी याद रखिएगा। इसका सेकेंड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? वह हो जाएगा 22 भाषा। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची के आरंभ 14 भाषाएं थीं। तो याद रखिएगा, इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी होगा? तो वह हो जाएगा गैंडा हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का मुख्यतः आकर्षण गैंडा जानवर है। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? तो वह हो जाएगा पांडुचेरी हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक अरविंद घोष का आश्रम पांडुचेरी में स्थित है। आश्रम को ओरविले आश्रम 1916 के नाम से जाना जाता है। पांडुचेरी पूर्व में है फ्रांसीसी उपनिवेश था, जिसकी स्थापना हुई है 1928 में। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे हवाई संदर्भित है। तो बॉम्बे हवाई संदर्भित है तो अपतट से है। इस अपतट तेल क्षेत्र से है। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बॉम्बे हवाई अपतट तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, जो बम्बई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 26वां राज्य
निम्न में से कौन सा है भारत का 26वां राज्य कौन सा है? तो वह हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, तथा झारखंड भारत का 28वां राज्य है। 15 नवंबर 2000 को बना। भारत का नवनिर्मित राज्य तेलंगाना है। तो भारत का पूछा जाए कि नवनिर्मित राज्य कौन सा होगा, वह हो जाएगा तेलंगाना। 29वां राज्य है तेलंगाना। इसे 2 जून 2014 को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, वह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। जिसका उद्गम भारत में नहीं है तो उसका 3rd ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत चीनी स्वयं प्रांत में स्थित है। मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चीन, भारत तथा बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और तिब्बत में इस नदी को सांगपो चीन या लूसोंगपू चियांग कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। और भारत में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के लेखक कौन हैं? महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत के लेखक थे वेद व्यास थे। इसका 2nd ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। महाभारत में कुल 1 लाख श्लोक हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है माना जाता है। महाभारत के लेखक गणेश जी थे, जबकि इसके रचयिता कौन हैं? तो महर्षि वेद व्यास थे। इसका प्रारंभिक नाम है, तो पूछा जाए महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जय संहिता था। तो याद रखिएगा, इसका 2nd ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने करवाया था। इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लाल किला दिल्ली का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो कब करवाया गया था? 1648 ईस्वी में करवाया गया था। तथा आगरा का लाल किला, आगरा का किला का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। वह करवाया गया था। तो लाल किला आगरा का निर्माण करवाया गया था तो अकबर के द्वारा, और 1573 ईस्वी में करवाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और पूछा जाए लाल किला आगरा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका 1st आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न प्राप्तकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका कार्यकाल 1950 से 62 तक था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो पूछा जाए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया गया था? तो मुमताज महल के याद में करवाया गया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। 1653 ईस्वी में
आगरा में करवाया गया था। ताजमहल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ताजमहल का निर्माण किससे करवाया गया था? तो संगमरमर से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो किस धर्म में तीर्थंकर के नाम पे 24 महान आचार्य हैं? वह हो जाएगा जैन धर्म में। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जैन धर्म में 24 महान आचार्य हुए जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हैं? तो ऋषभ देव थे। प्रारंभिक 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिक असंदिग्ध है, मात्र अंतिम 2 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। वे हैं पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आणविक परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हंसते हुए बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का प्रथम आणविक परीक्षण इंदिरा गांधी के काल में 1974 में पोखर राजस्थान में किया गया था। इस परीक्षण को हंसते हुए बुद्ध के नाम से जाना गया था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो सही 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतलम लिखी थी, तो शकुंतलम किसकी रचना थी? तो वह हो जाएगा कालिदास ने लिखा था। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा लिखा गया था। प्रसिद्ध महाकाव्य है जो वियोग श्रृंगार रस शैली में लिखी गई है। इस महाकाव्य का नायक राजा दुष्यंत था तथा नायिका ऋषि कन्या शकुंतला थी। तो याद रखिएगा शकुंतलम किसके द्वारा रची गई थी? वह कालिदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने पराजित किया था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने पराजित किया था? वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अफगानों ने किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में हुई थी। पानीपत हरियाणा के मैदान में अहमद शाह अब्दाली अफगानों एवं मराठों सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह से परास्त हुए। इस युद्ध ने यह निर्णय कर दिया कि मराठे अब भारत में शासन नहीं करेंगे। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो किसने कहा था इस वाक्य को? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख नायक थे। ये कांग्रेस के गरम दल के नेतृत्वकर्ता थे। बाल गंगाधर ने यह घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो याद रखिएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा संगा संबंधित है। राणा संगा किससे संबंधित है? वह हो जाएगा मेवाड़ से। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राणा संगा मेवाड़ साम्राज्य के सिसोदिया राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध राणा संगा एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिनमें राणा संगा पराजित हुए और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? वह बाबर और राणा संगा के, जिनमें राणा संगा की हार हुई थी। तो याद रखिएगा इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? तो पंचायती राज संस्थानों का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? वह हो जाएगा राजस्थान में। इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
पंचायती राज संस्था की स्थापना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में की गई और बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर भारत में त्रिपंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक राज्य व्यवस्था का दर्जा दिया गया था। तो याद रखिएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? तो वह हो जाएगा संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, ये भी सही हो जाएगा। दूसरा है कानून के अनुसार सरकार। तीसरा है लोकतांत्रिक सरकार। चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सभी पॉइंट सही हो जाएंगे। वह सरकार जो संविधान के द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होती है संविधान सरकार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे। तो पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे तो किसके द्वारा हुए थे? तो वह नेहरू और झ एन लाई के बीच हुए थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। भारत चीन के मध्य 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में समझौता हुआ, जिसे पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता था। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के हस्ताक्षर किए गए थे। इन समझौते के तहत तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया गया था। तो याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 24 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण कर लिया गया। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया। इसी के साथ भारत एक गणतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रधान कौन थे? तो BR अम्बेडकर, BN राव, JL नेहरू, BA पटेल। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि संविधान सभा के प्रधान थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प उत्तर के रूप में सही नहीं है, क्योंकि संविधान सभा के प्रधान थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे, जबकि BN राव संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान की सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। और ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन कन्नौज। राजा हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 शक्तियों जैसे पाल, गुज्जर, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जो लगभग दो वर्षों तक चला। अंततः गुज्जर प्रतिहार इस संघर्ष में विजेता हुए। तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वह करवाया था राष्ट्रकूटों ने करवाया था। इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। एलोरा कहाँ स्थित है? एलोरा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रकूटों के द्वारा कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। एलोरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एलोरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर किसने निर्माण करवाया था? वह शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? तो ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3rd ऑप्शन, 3 पक्ष होते हैं। भारत में पंचायती व्यवस्था के त्रिपक्षीय रूप में अपनाया गया है। एक जिला स्तर पर, एक खंड पंचायत स्तर पर होता है, एक ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका कमेटी का प्रधान कौन होता है? नगर पालिका कमेटी का प्रधान कौन होता है? वह हो जाएगा अध्यक्ष होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नगर पालिका कमेटी का प्रधान अध्यक्ष चेयरमैन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है? तो ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है? वह हो जाएगा न्याय पंचालय कहलाता है। इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्राम न्यायालय को न्याय पंचायत कहते हैं। देश के आम नागरिकों तथा न्याय व्यवस्था की पहुंच को बढ़ाने और न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के निर्देश दिए गए, जिससे पंचायत स्तर पर दीवानी या फौजदारी के मामले में सुनवाई नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? तो सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? वह हो जाएगा कक्षा हो जाएगा। इसका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। ग्रहों द्वारा जिस पथ पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वह कहलाता है कक्षा कहलाता है। प्रत्येक ग्रह का कक्ष एक निश्चित पथ होता है। तो प्रत्येक ग्रह का एक निश्चित कक्ष होता है। तो याद रखिएगा, इसका यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड हो जाएगा, वह हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह भी है। पूछा जाए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वह हो जाएगा चंद्रमा, जबकि शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी से दूरी में लगभग है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 3,84,400 किमी है और शुक्र की दूरी पृथ्वी से 4 करोड़ किमी है। तो याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा किन देशों से नहीं गुजरती है? तो वह हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा किसे कहा जाता है? तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के 0 अक्षांश रेखा को कहा जाता है। यह रेखा 3 महाद्वीपों से होकर 13 देशों से गुजरती है। यह 3 महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया हैं। भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर से छोटा वृहत लवड़ी जलाशय कहलाता है। तो महासागर से छोटा वृहत लवड़ी जलाशय कहलाता है, तो वह कहलाता है सागर। महासागर से छोटा वृहत लवड़ी जलाशय को सागर कहा जाता है, जैसे अरब सागर, चीन सागर, काला सागर तथा लाल सागर आदि। तो याद रखिएगा, इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाद क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है नदी घाटी कहा जाता है। किसी नदी तथा उसके सहायकों के अपवाद क्षेत्र को संयुक्त रूप से नदी के नाम से जाना जाता है। भूमि बहुत उर्वरा होती है तथा जनसंख्या का संकेंद्रण यहाँ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी गंगा नदी। इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी है। इसके द्वारा संचित क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा इस नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है और गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से है। तो पूछा जाए गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से है। गोदावरी नदी को बृहद गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो पूछा जाए, क्वेश्चन बन सकता है कि गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो बृहद गंगा, दक्षिण गंगा से के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? वह हो जाएगा 5.5 घंटे। तो इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्रीनविच मानक समय रेखा 0 देशांतर रेखा कहलाती है। यह भारत का मानक समय रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो नैनी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ग्रीनविच तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच का समय अंतराल है 5 घंटा 30 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? वह हो जाएगी हिमशैल हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमशैल भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है। हिमशैल मुख्यतः ध्रुवों के समीप स्थित देशों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? वह हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन 1 हो जाएगा। भारत का मुख्य भूभाग दक्षिण क्षेत्र मात्र एक महासागर हिंद महासागर से मिलता है। हिंद महासागर को 2 भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? वह हो जाएगा केरल राज्य में हो जाएगा। शांत घाटी केरल राज्य में पलक्कड़ जिले के नीलगिरी में स्थित है। यह घाटी जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? वह दिया था सारनाथ में। यह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफ़ी हर एग्जाम में, तो याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला प्रवचन उपदेश सारनाथ में दिया था। यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ का निर्माण किया था और सारनाथ को पूर्व में ऋषि पंत तथा मृगदाव के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक था वह हो जाएगा बृहदर
था। इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था, जिसकी हत्या उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई थी तथा उसने शुंग वंश की स्थापना की। तो याद रखिएगा, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदर्थ थे, और जिनकी हत्या कर दी गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और उनके हत्या करने के बाद पुष्यमित्र ने क्या किया था? शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ? तो प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ? वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन रोम गणतंत्र हुआ तथा उसी समय भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत हुई। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी आवाचनी हो जाएगी। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से लिपियाँ तो मिली हैं, परंतु उसका वाचन अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए इसे आवाचनी कहा जाता है। लिपियों के लिखावट के आधार पर हड़प्पा लिपि को ब्रजोफेदोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, तो बताइएगा हड़प्पा के लोग किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना जानते थे? वह हो जाएगा लोहे का। तो इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा के लोग लोहे धातु की जानकारी नहीं थी। तो हड़प्पा के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी और हड़प्पा काल में मुख्यतः कांस, टीना, तांबा था, इसलिए इसे कांस्य युगीन भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन के नाम से भी जाना जाता है। लोहे के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व की है। तो याद रखिएगा, इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने कब की थी? तो शक काल की शुरुआत कनिष्क ने कब की थी? वह हो जाएगा 78 ईसा पूर्व में की थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। शक काल की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? वह हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। कि इसमें आंसर नहीं दिया है, तो भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जबकि वारेन हेस्टिंग 1774 को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो याद रखिएगा, किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? वह हो जाएगा अवध में। तो इसका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिग्रहण कर अंग्रेजी राज में विलयन करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अवध के लगभग प्रत्येक घर का एक सदस्य अंग्रेजी सेना था। इसका कारण सिपाही विद्रोह 1857 का यह प्रमुख कारण था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ था? तो स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ था? वह हो जाएगा वर्ष 1950 में। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की सभी रियासतों को मिलाकर भारत को एक रियासत परावर्तित कर दिया गया। वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के पश्चात भारत को रियासत के रूप में मान्यता को समाप्त कर दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम जनरल गवर्नर थे वह हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के अंतिम जनरल गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे। भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? वह हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन थे। माउंटबेटन ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का प्राचीन नाम क्या है? असम का प्राचीन नाम क्या है? वह हो जाएगा कामरूप हो जाएगा। इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। असम का प्राचीन नाम कामरूप था। कामरूप का शासक हर्षवर्धन का मित्र दिवाकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर का उदाहरण है। तो दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है किसका? वह हो जाएगा जैन स्थापत्य के। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर जैन स्थापत्य का उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 121 में विमल शाह जो चालुक्य भीमदेव प्रथम सोलंकी राजा मंत्री था के आबू राजस्थान में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? वह हो जाएगा विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य का मूल नाम है विष्णुगुप्त था। इनका एक अन्य नाम कौटिल्य भी था। चाणक्य मौर्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य भी थे। चाणक्य ने राजनीति पर प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चाणक्य ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? वह हो जाएगी अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि से किसका संबंध नहीं है? तो औषधि से किसका संबंध नहीं है वह हो जाएगा भास्कराचार्य से। इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। औषधि का संबंध धनवंतरि से है। इन्हें औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। चरक तथा सुश्रुत का संबंध भी औषधि से था। भास्कराचार्य का संबंध किससे है? तो भास्कराचार्य का संबंध है गणित से है। एवं ज्योतिष शास्त्री तथा खगोल शास्त्री थे। भास्कराचार्य कौन थे? तो भास्कराचार्य गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से कब हटाया जा सकता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे संसद द्वारा हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पूर्व संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उनके विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की संख्या है तो बताइएगा, वह हो जाएगा 29 हो जाएगा। भारत में राज्यों की संख्या 29 है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र प्रदेश हैं। नवनिर्मित राज्य है तेलंगाना जो 2 जून 2014 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी वह हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध वाक्य है, वेदों की ओर लौटो।
तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध वाक्य कौन सा है, तो वह हो जाएगा वेदों की ओर लौटो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है, वह हो जाएगा राज्यपाल। इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का संस्थापक कौन था, तो मौर्य समाज का संस्थापक कौन था, वह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य द्वारा की थी, जबकि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी। तो याद रखिएगा मौर्य समाज की स्थापना कौन की थी, कौन किया था, तो वह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, वह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हायान एक चीनी यात्री था। हायान कौन था, तो वह एक चीनी यात्री था जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया, जबकि हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में हेंगसांग भारत आया। तो हेंगसांग किसके शासनकाल में आया था, तो वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो याद रखिएगा ये सभी पॉइंट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सभी करके एक एक करके आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही।